सब्सक्राइब to our channel, press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जमात नहम के चौथे सबक तहनीद के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। तहनीद किसे कहते हैं? तहनीद के अगर हम ठेठ मानी करें तो हिंदियाना कह सकते हैं। ये इस्तिलाह असल में अरबों से चली और जब किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को अपनी ज़बान के उसूल पर ख़राद करके इसको अरबी बना डालते थे तो वो अपने इस अमल को तारीब कहते थे। यही क़ायदा फ़ारसियों ने अपनी ज़बान में जारी किया तो इसकी तफरीस करके इसे फ़ारसी बना लिया। अब जब अहले हिंद यही करें, यानी किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को अपनी ज़बान के उसूल पर तराश खराश करके अपनी ज़बान में मिला लें तो उसको तहनीद कहेंगे। यानी अरबी में आप क्या कहते हैं? तारीब, फ़ारसी में तफरीस, और इसी तरीक़े से हम उर्दू में इसे क्या कहेंगे? तहनीद। यानी उसे हिंदियाना कह लिया है, यानी हमने उसे हिंदी से मुस्तार लिया है, हिंदी से मिला लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये उसूल ज़बानों के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है। ये करीब दुनिया की सभी ज़बानों में चलता है। यानी ज़बानों से एक ज़बान से दूसरे ज़बान में जो अल्फाज लिए जाते हैं, ये दुनिया की सभी ज़बानों में ये बहुत ही फलने फूलने वाला चलन है। ये करीब दुनिया की सभी ज़बानों में चलता है और इसके माने बग़ैर मुमकिन ही नहीं कि ज़बान तरक्की कर सके। बात यह है कि ज़बान जामिद चीज़ नहीं, यानी ज़बान कैसी है? जामिद नहीं है, इसमें लचक होती है। वो हमेशा बढ़ती फलती और अदलती बदलती रहती है। यानी ज़बान के अल्फाज बदलते हैं तो उसी तरीक़े से ज़बान भी बदलती जाती है। जो ज़बान बढ़ना चाहेगी इसको दुनिया की दूसरी ज़बानों से सरोकार रखना पड़ेगा। यानी कोई ज़बान अगर तरक्की कर रही है तो दुनिया की दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी उसमें आते रहते हैं। जैसे कि आजकल अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत सारे दीगर ज़बानों के अल्फाज में मिल गए हैं। कौमों के मेल जोल के साथ इनकी बोलियों और लफ्ज़ों के आमोद-रफ्त भी रहेगी। इसका असर यह होगा कि इसमें दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ शामिल होते रहेंगे। यानी एक कौम दूसरी कौम के लोगों से जब मिलती है तो उससे बोली के अल्फाज भी उस ज़बान का हिस्सा बनते चले जाते हैं। हर ज़बान के लफ्ज़ों में हरफ़ों की ख़ास तरतीब और इस तरतीब से ख़ास शक्ल पैदा होती है। जिस तरह इंसान सब बराबर है, फिर भी फ़िरंगी, हबशी, हिंदी, चीनी, तुर्की सब की शक्लें एक सी नहीं होती। यानी यहाँ पर इंसानों से हरफ़ों को तजबीह दी गई है तो हरफ़ों की तरतीब कैसा है? ख़ास शक्ल पैदा करती है। फ़िरंगी यानी अहले फ़िरंग के रहने वाले, हबशी यानी कि आम तौर पर जो अफ्रीकी नस्लात के लोग होते हैं, नेग्रो उन्हें हबशी कहते हैं। हिंदी यानी भारत में रहने वाले, चीनी यानी चीन के रहने वाले, और तुर्की मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर तुर्किस्तान में रहने वाले लोग। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता, यानी इंसानों के रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं है। तो यही मुख्तलिफ़ बोली और उनके लफ्ज़ों का हाल है। इसीलिए कौम का आदमी जब दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो इसकी ज़बान की फ़ितरत मजबूर करती है कि इरादे और एहसास के बग़ैर इसकी शक्ल बदल दे। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी ख़्वाह कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी हरफ़ों को कभी ना बोल सकेगा। वो इसको कुछ ना कुछ बदल देगा और ना वो हमारे लिए हमारे लहजे से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, वो इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। यानी दूसरे इलाक़ों के लोग जब भारत में आते हैं तो वो भारत की ख़ास तौर पर हिंदी ज़बान को नहीं बोल पाते, और यही हाल दूसरे ममालिक के लोगों का भी होता है। वो अपनी ज़बान के कुछ अल्फाज इसमें मिला देते हैं, उनका तलफ़ुज़ सही नहीं हो पाता। यही हाल हिंदियों का भी है। अरबी के ख़ास हरूफ वो अदा नहीं कर सकते। ऐन, हमज़ा और अलिफ़ में, और साद और सीन में, और ते और तोए में वो फ़र्क नहीं कर सकते। यानी अरबी के जो ये अल्फाज है ये हिंदी में सही तरीक़े से अदा नहीं हो सकते। इसलिए दूसरी ज़बान का लफ्ज़ जो हमारे यहाँ आएगा और जब तक अपनी बेगानगी छोड़कर बिल्कुल घरेलू ना बन जाएगा वो हमारा देश में नहीं रह सकता। यही वजह है कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों अल्फाज हमारी ज़बान में आ गए हैं वो हमारी ज़बान के क़ायदों पर चढ़कर हमारी ज़बान की शक्ल व सूरत इख्तियार करने पर मजबूर हैं। यानी देखिए दूसरी ज़बानों से जो लिए गए अल्फाज होते हैं तो वो अल्फाज
جب ہم اپنی زبان میں بولیں گے تو وہ اپنی شکل بگاڑ لیتے ہیں، اور اس زبان میں آ کر وہ اپنی ہیت بدل کر اسی زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں، جیسے کہ عربی کا صحیح لفظ کیا ہے؟ تمنی ہے، مگر فارس والوں نے اس کو لیا تو تمنا کر دیا، اور ہم نے بھی اسے کو قبول کر لیا۔ عربی تماشی کو ایرانیوں نے تماشا کیا، اور ہم کو بھی یہی تماشا پسند آیا۔ لالٹین کے اصل لینٹرن ہے، مگر ہم کو لالٹین ہی کی روشنی پسند ہے۔ یعنی لالٹین یہ ایک قسم کی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چراغ ہے یا روشن بتی ہے، تو اسے لینٹرن کہتے ہیں، تو اسے لالٹین کر دیا گیا ہے۔ لفظ تبادلہ عربی کے لحاظ سے غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری زبان میں یہ صحیح ہے۔ اس کو چھوڑ کر مبادلہ یا تبادل بلوانے کی کوشش زبردستی ہے۔ یعنی یہ عربی کا لفظ کون سا ہے؟ تبادلہ، اور اس کی جو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں وہ کیا ہے؟ مبادلہ یا تبادل۔ اسی سے کسی زبان کی خود مختارانہ حکومت کا پتہ چلتا ہے، یعنی زبان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ الفاظ کے زور پر ہی چلتی ہے۔ لفظ خواہ کسی قوم اور ملک کے ہوں، جب وہ دوسری قوم اور ملک کی زبانوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کہیں پیدا کہیں ہوئے، لیکن جب کسی دوسرے ملک کی رعایا بن جاتے ہیں تو اسی دوسرے ملک کے قاعدے قانون ان پر چلا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی پیدائش کہاں کی ہے اور یہ پہلے کس کی رعایا تھی۔ یعنی الفاظ کا جو لفظوں کا جو جوڑ ہے وہ قوموں کی طرح یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ جیسا کہ انسانوں کا جو کسی بھی ملک میں پیدا ہو، لیکن جس ملک میں جائیں گے اس کے قاعدے قانون ان پر لاگو ہوں گے، وہی حال زبان کے الفاظ کا بھی ہوتا ہے۔ کسی لفظ کو ہندوستانی بنانے کے بعد ہم کو حق ہے کہ ہم اس کے وہ معنی سمجھیں جو اصل معنی سے مجاز کے طور پر یا اس کے قریب ہونے یا کسی لگاؤ کی وجہ سے ہماری زبان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے، صرف حرف لے لینا، لفظ لے لینا وہ اصل معنی نہیں ہوتے، بلکہ اصل معنی تو یہ ہے کہ اس کو ہماری زبان کے مطلب کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ اسی فقرے میں دیکھیے کہ جو وجہ عربی لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی منہ کی ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ اسی فقرے میں دیکھیے کہ وجہ عربی لفظ ہے، اب اس کے معنی کیا ہے؟ منہ کے ہیں۔ اس سے رخ کے معنی پیدا ہوئے، اور اس سبب کے معنی پیدا ہو گئے۔ خود سبب کیا ہے؟ عربی میں اس کے معنی رسی اور ڈوری کے ہے۔ سبب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ رسی یا ڈوری کے، جس سے کسی کو باندھا جائے۔ اس سے عربی میں ذریعے کی معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں لفظ نقد کو، اس کا سوال آئے گا، آپ کو جواب بھی اس میں سے ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں۔ لفظ نقد کو تو دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ نقد کے عربی معنی پرکھنے کے ہیں۔ اس سے ریویو کے معنی میں آج کل نقد یا تنقید بولتے ہیں، چونکہ پرکھے سکے جاتے ہیں۔ اس سے فارسی میں نقد کے معنی سکے کے ہو گئے، اور دام کی صورت میں سکے دیے جاتے ہیں، اس لیے اردو میں نقد دام کے معنی اس دام کے ہوئے جو فوراً دیے جائے، اور نقد اور ادھار وہ دو مقابل کے اردو لفظ ہو گئے ہیں۔ امید ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔